नमस्कार दोस्तों, प्रतिबद्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। यह क्लास मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से संबंधित क्लास है। इसमें हमने जनरल स्टडी और जनरल साइंस से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लिए हैं और यह एग्ज़ाम जो है आयोजित हुआ था 20 फरवरी 2023 को। शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं। आपको इससे ये फ़ायदा मिलेगा कि आगे आने वाली जो परीक्षा है उसमें जनरल स्टडी और जनरल साइंस से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास में आते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम अपना अभ्यास प्रारंभ करते हैं, देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। किस क्रिकेटर ने आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी लिखी है? ऑप्शन ए विराट कोहली, बी वीरेंद्र सहवाग, सी सुरेश रैना, डी MS धोनी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी है, MS धोनी। MS धोनी, महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी आत्मकथा लिखा है जिसका टाइटल था बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड यानी WWF की लिविंग अमेजन रिपोर्ट 2022 के अनुसार वर्षा वन का लगभग कितना प्रतिशत या तो पूरी तरह से नष्ट हो गया है या गंभीर रूप से खराब हो गया है? तो आपको बताना है WWF ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसका नाम था लिविंग अमेजन रिपोर्ट 2022। उसके अनुसार वर्षा वन का कितना प्रतिशत या तो कंप्लीटली खत्म हो गया है या गंभीर रूप से खराब हो गया है। ऑप्शन दिया है ए 25%, बी 30%, सी 35%, डी 40%। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, 35%। WWF ने रिपोर्ट 2022 में जारी की थी और ये वर्षा वनों के ऊपर रिपोर्ट थी जो अमेजन वर्षा वन से संबंधित थी और यहाँ पे लगभग 35% जो वन है या तो पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं या गंभीर रूप से खराब हो चुके हैं। अब ये WWF क्या है? तो WWF जो है विश्व वन्य जीव प्रकृति कोष इसे कहते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में और ये एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन के रूप में है। मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय जो है ग्लैंड में आता है और ग्लैंड कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में। तो मुख्यालय इसका ग्लैंड है और ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में है। तो स्विट्ज़रलैंड के ग्लैंड में WWF का मुख्यालय है। ये रिपोर्ट अपनी अलग अलग विषयों पे जारी करते रहता है। जैसे 2024 की रिपोर्ट भी इन्होंने जारी की है। 2024 में जो रिपोर्ट है उसके अनुसार केवल 50 वर्षों में 50 वर्ष कहाँ से काउंट किया है? 1970 से लेकर 2020 तक। तो ये 70 से लेकर 20 तक जो 50 वर्ष है, इस 50 वर्षों के दौरान एक निगरानी की गई तो वन्यजीव आबादी का जो औसत आकार है उसमें 73% की गिरावट देखी गई। इन्होंने निगरानी के अनुसार बताया कि 73% जो है वन्यजीव 1970 से 2020 तक लगभग खत्म हो गए हैं या उनकी जनसंख्या में गिरावट देखी गई है, उनकी जनसंख्या कम होते जा रही है। और सबसे अधिक गिरावट किस क्षेत्रों में ही ये भी उन्होंने बताया। तो सबसे अधिक गिरावट मीठे जल के पारिस्थितिकी तंत्रों में हुई जहाँ पे 85% तक आबादी कम हो गई। उसके बाद में स्थलीय में 69% और समुद्र में 56% पारिस्थितिकी तंत्र का स्थान जो है वहाँ पे जीवों की आबादी जो है वो कम होते जा रही है। तो ये ओवरऑल 73% की गिरावट आप याद रखें। अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे तो ये पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। COP27 में ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस के लिए कितने नए देशों ने हस्ताक्षर किए हैं? आपको यहाँ ऑप्शन दिया है ए 6 देश, बी 7 देश, सी 8 देश और डी 9 देश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी है 9 देश। COP27 में ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस तो एक विंड अलायंस बना है, इसमें 9 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। 9 देशों में बेल्जियम, कोलंबिया, जर्मनी, आयरलैंड, जापान, नीदरलैंड, नॉर्वे, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल है। अब ये काम क्या करता है? तो ये काम करता है जलवायु और ऊर्जा सुरक्षा संकटों से निपटने के लिए अपतटन पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना, यानी समुद्र तट के किनारे किनारे पवन ऊर्जा है उसको निर्मित करना ताकि जलवायु जो है उसकी सुरक्षा हो सके और ऊर्जा की पूर्ति हो सके। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना हुई थी ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस की स्थापना की गई थी 2005 में और इसे स्थापित किया था अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी प्लस वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद, इन लोगों ने मिलकर के, ये दोनों संगठनों ने मिल करके इसकी स्थापना की थी। वैश्विक पवन ऊर्जा
पवन ऊर्जा परिषद। तो याद रखेंगे आप, जो ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस है इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। ये अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के साथ में ये जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है डेनमार्क में है, इसके साथ में वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद, इन्होंने मिल करके इसकी स्थापना की थी। और इसका उद्देश्य मैंने आपको बताया है, जलवायु और ऊर्जा सुरक्षा संकटों से निपटने के लिए जो समुद्र तट के जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे पवन ऊर्जा को विकसित करना है। आगे हम देखेंगे, किस देश ने नवंबर 2022 में मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के लिए 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की प्रतिबद्धता जताई है। तो देश का नाम आपको बताना है। ए है सऊदी अरब, बी कतर, सी संयुक्त अरब अमीरात और डी है ईरान। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सऊदी अरब। सऊदी अरब ने 2022 में घोषणा की थी, सऊदी अरब ने 2022 में घोषणा की थी कि और एक संकल्प लिया था, उन्होंने MGI सचिवालय की स्थापना और मेज़बानी करेगा। तो MGI का मतलब यहाँ पे मिडिल ईस्ट जो ग्रीन इनिशिएटिव है उसके लिए MGI है। तो MGI की स्थापना करने के लिए उन्होंने बोला था और उसका सचिवालय स्थापना करने के बाद में उसकी मेज़बानी भी करने के बारे में उन्होंने बोली थी। और सऊदी अरब ने ये कहा था MGI परियोजना और शासन का समर्थन करने के लिए 2.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर ये आवंटित करेगा। तो मिडिल ईस्ट क्षेत्र में, जो मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव में मिडिल ईस्ट क्षेत्र में ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, ये आप याद रखेंगे। अगला हम देखेंगे, पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है। ऑप्शन ए है मरियप्पन थंगावेलु, बी देवेंद्र झाझरिया, सी नवरेश कुमार शर्मा और डी दीपा मलिक। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देवेंद्र झाझरिया। देवेंद्र झाझरिया जो है राजस्थान से बिलोंग करते हैं और इन्होंने काफ़ी सारे मेडल जीते हैं। जैसे कि सबसे पहला मेडल तो इन्होंने 2004 में ग्रीष्मकालीन पैरम ओलंपिक हुआ था, उसमें भाला फेंक में अपना पहला स्वर्ण जीता था। और फिर उसके बाद में रियो में इन्होंने रियो पैरम ओलंपिक 2016 में भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। इसके अतिरिक्त इन्होंने टोक्यो में 2000 जो कि टोक्यो का ओलंपिक हुआ था, टोक्यो के पैरालंपिक 2020 में इन्होंने अपना तीसरा पदक जीता था। लेकिन इस बार ये इन्होंने रजत पदक जीता था, मतलब सिल्वर मेडल जीता था। और इस तरह से इन्होंने जो पैरालंपिक है, पैरा ओलंपिक में 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। इससे पूर्व इन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिला था स्पेशल अवार्ड 2004 के तहत, और अर्जुन अवार्ड मिला था 2005 में। राजस्थान खेल रत्न अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। महाराणा प्रताप पुरस्कार 2005 सहित अनेक पुरस्कार इन्हें मिले हैं और ये पहले ऐसे खिलाड़ी बने हैं जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है। ये भारत रत्न के बाद में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पदक होता है, सबसे बड़ा सम्मान होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे 31वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए मधु काकरिया, बी डॉक्टर माधव हाड़ा, सी सृष्टि बख्शी और डी है विवेक लाल। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मधु काकरिया। मधु काकरिया की एक कृति थी हम यहाँ थे, उस कृति का नाम याद रखें, हम यहाँ थे। हम यहाँ थे, इसके लिए इन्हें 2018 में, ये 2018 में प्रकाशित हुआ था और इसके लिए इन्हें 31वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब ये बिहारी पुरस्कार कौन देता है, तो ये के बिरला फाउंडेशन देता है। के बिरला फाउंडेशन इस पुरस्कार को ऑर्गेनाइज करता है और इसका फाउंडेशन जो है ये 1991 में इस तरह 1991 से इस तरह से पुरस्कार ये देना इन्होंने प्रारंभ किया था के बिरला फाउंडेशन ने, और 1991 से ये पुरस्कार स्थापित है और तब से लगातार दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग समिति की सिफारिश की है। ऑप्शन ए है डी पाठक, बी रमेश चंद, सी राजेश वर्मा और डी सुरेश माथुर। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजेश वर्मा। ये कारपोरेट कार्य मंत्रालय के सचिव थे राजेश शर्मा। इन्होंने व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्टिंग, जिसे BRR के नाम से जाना जाता है, ये इन्होंने जारी की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 2022 में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2022 कब मनाया गया। ऑप्शन ए है 31 अक्टूबर से 6 नवंबर, बी है 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर, सी है 30 अगस्त से
6 सितंबर और डी है 30 नवंबर से 5 दिसंबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 31 अक्टूबर से 6 नवंबर। केंद्रीय सतर्कता आयोग के द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जाता है और ये स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन 31 अक्टूबर के उपलक्ष्य में सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है। और ये जो 2022 में सप्ताह मनाया गया था, इसका जो टॉपिक था भ्रष्टाचार मुक्त भारत विकसित भारत। अब ये 2022 का अगर आपसे पूछा है तो 2024 में जो मनाया गया है वो पूछने की संभावना है, तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेंगे हम। 2024 में भी सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया, लेकिन इसकी डेट में थोड़ा सा परिवर्तन आया है। 28 अक्टूबर 2024 से ये प्रारंभ हुआ था और ये 3 नवंबर 2024 तक चला था। तो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक इस पिछले वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह सीबीसी के द्वारा मनाया गया था और इसका विषय रखा गया था राष्ट्र की समृद्धि के लिए सत्यनिष्ठा की संस्कृति तथा राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति। तो ये इसका टॉपिक रखा गया था। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? तो निशस्त्रीकरण सप्ताह आपको बताना है। ऑप्शन दिया है ए अक्टूबर 24 से यहाँ 24 से 30 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 24 से 30 नवंबर, सी ऑप्शन है 24 से 30 दिसंबर और डी ऑप्शन है 24 से 30 मई। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है 24 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के मध्य संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण सप्ताह मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे कब प्रारंभ किया था? तो इन्होंने 1978 में प्रारंभ किया था निशस्त्रीकरण सप्ताह मनाना। और निशस्त्रीकरण सप्ताह की घोषणा 1978 में होने के बाद में ये हर वर्ष मनाया जाता है। इसे पहली बार कब मनाया गया था? तो 1 साल बाद, यानी घोषणा हो गई थी 78 में, तो स्वाभाविक है 79 में मनाया गया था, यानी 1979 में पहली बार मनाया गया था। उद्देश्य इसका रखा था निशस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण के महत्व के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, 1305 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने किस परमार राजा को हराया और मार डाला? ऑप्शन ए है महालक देव, बी है सियाका, सी भोज और डी है नागसेन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1305 में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली से आक्रमण किया मालवा क्षेत्र में आकर और परमार राजा महालक देव को हरा दिया था और उसके बाद में उन्हें मार डाला था। साथ में उनके सेनापति गोगा को भी मृत्युदंड दिया गया था। आगे हम देखेंगे, एक तेलुगु ब्राह्मण खान ए जहां मकबाल को वजीर के रूप में किसने नियुक्त किया? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन तुगलक, बी गयासुद्दीन तुगलक, सी फिरोज शाह तुगलक और डी जोना खान। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो है तुगलक वंश से संबंधित है और इन्होंने खान ए जहां मकबूल नाम के एक ब्राह्मण थे। ये तेलुगु ब्राह्मण थे, तेलुगु क्षेत्र से आए थे, तमिल क्षेत्र से आए थे और इन्होंने अपने धर्म को परिवर्तित कर लिया था। ये मुस्लिम बन गए थे और उसके बाद में इनका नाम खान ए जहां मकबूल हो गया था। और इन्हें जो है फिरोज शाह तुगलक ने जब इन्होंने धर्म बदल लिया तो उसके बाद में अपना वजीर नियुक्त कर दिया था। इन्हें वजीर यानी प्रधानमंत्री होता है, तो उनका वजीर नियुक्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस सुल्तान के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, बी मुबारक शाह, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी कुतुबुद्दीन ऐबक। अब यहाँ पूछा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी और इसकी स्थापना कब हुई थी अगर सन पूछा जाता है तो 1336 में इसकी स्थापना हुई थी। और 2 भाई थे, एक का नाम था हरिहर और दूसरे का नाम था बुक्का। हरिहर और बुक्का ये 2 भाइयों ने मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी और उस समय पे दिल्ली पे शासन था मोहम्मद बिन तुगलक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय शासक ने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया? ऑप्शन ए है जमोरियन, बी बहादुर शाह, सी कनिष्क और डी अलाउद्दीन खिलजी। तो सही उत्तर आप जानते होंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। जमोरियन ने कालीकट में वास्को डी गामा का स्वागत किया था और जमोरियन कालीकट के उस समय पे शासक हुआ करते थे। उस समय मालाबार के ये कालीकट जो है मालाबार क्षेत्र में आता है, तो मालाबार के सबसे ज़्यादा ताकतवर शासक के रूप में इन्हें माना जाता था। और वास्को डी गामा कब आए थे?
जब इनका स्वागत किया गया था, तो 1498 में समुद्र मार्ग की खोज करते हुए वास्को डी गामा भारत के में पहुंचे थे और भारत के लिए समुद्र मार्ग ढूंढते ढूंढते कालीकट बंदरगाह तक आ गए थे। तो आप याद रखेंगे, जमोरियन ने 1498 में वास्को डी गामा का स्वागत किया था और ये जो कालीकट है ये मालाबार क्षेत्र में आता है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी विश्व बैंक, सी है विश्व व्यापार संगठन और डी है यूनेस्को। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये जो है ये वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट को जारी करता है और यह वैश्विक रिपोर्ट वित्तीय बाजारों और उभरते बाजारों के वित्त पोषण की स्थिरता का आकलन करती है। इसे साल में 2 बार जारी किया जाता है। अब IMF आया तो इसकी स्थापना भी आप याद रखें। ये इसकी स्थापना जो है 1944 में एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम था ब्रेटन वुड। तो ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान इसकी स्थापना की गई थी और इसका अगर मुख्यालय की बात करें IMF का, तो ये भी आप याद रखें, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है और इसके प्रबंध निदेशक भी आप याद रखें, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। तो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा जो है इसकी वर्तमान में प्रबंध निदेशक हैं। ब्रेटन वुड सम्मेलन के दौरान IMF की स्थापना हुई थी और इसका जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन DC में है, आपको ये याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कैश फ्लो क्या है? ऑप्शन ए है नियमित आय जो एक व्यवसाय अपने संचालन से उत्पन्न करता है, बी उच्च जोखिम वाली कंपनियों के माध्यम से पैसा, सी है वार्षिक आय और डी है पैसा ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में दिया जाता है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में है नियमित आय जो एक व्यवसाय अपने संचालन से उत्पन्न करता है। कैश फ्लो का मतलब है किसी व्यवसाय में, किसी व्यापार में आने और जाने वाली नकदी या इसके बराबर की कोई ऐसी राशि, इसे हम कैश फ्लो बोलते हैं। इसको इनफ्लो और आउटफ्लो के नाम से भी जाना जाता है, यानी पैसा आना और पैसा जाना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नियमित आय जो एक व्यवसाय अपने संचालन से उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने कोर उद्योग हैं? ऑप्शन ए है 4, बी 6, सी 8 और डी 9। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है, 8 कोर उद्योग भारत में माने जाते हैं। अब 8 कोर उद्योग हम देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। एक होता है कोयला के अलावा कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, जितने भी रिफाइनरी उत्पाद, ये 8 आपको याद रखना चाहिए क्योंकि कभी कभी विकल्प में पूछता है कि कौन सा कोर उद्योग से सम्मिलित नहीं है या फिर कौन सा कोर उद्योग से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। उर्वरक के अलावा इस्पात के अलावा सीमेंट और बिजली। तो ये 8 कोर उद्योग माने जाते हैं जिसमें कोयला आता है, कच्चा तेल आता है, प्राकृतिक गैस आती है, रिफाइनरी उत्पाद आते हैं, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली। तो ये 8 उद्योग आप याद रखेंगे, भारत में 8 कोर उद्योग माने गए हैं। अगला क्वेश्चन है, 2021 के अनुसार दुनिया में भारतीय दवा उद्योग का रैंक क्या है? तो 2021 सन के अनुसार आपको बताना है, ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी और डी चौथी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी तीसरी। 2021 के अनुसार दुनिया में भारतीय दवा उद्योग की जो रैंक है वो तीसरी थी, 3rd नंबर पे भारत आता था। अगर 2024 के अनुसार पूछ लेता है तो इसके बारे में भी आपको याद रखना जरूरी है। अगर 2024 में पूछ रहा है तो मात्रा के हिसाब से, मतलब दवा की कितनी मात्रा हम लॉन्च करते हैं, कितना हम बनाते हैं, तो मात्रा के हिसाब से भारतीय दवा उद्योग दुनिया में 3rd है, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और मूल्य के हिसाब से अगर बात करें कितनी महंगी दवा बनाते हैं या कितना उसमें रेवेन्यू वगैरह जनरेट होता है, तो उसमें 13 है, 13वीं रैंक है।
तो 13वीं रैंक अभी हमारी हो चुकी है। और चिकित्सा उत्पाद का हम निर्यात भी करते हैं, तो निर्यात के आधार पे अगर हम देखें तो निर्यात के आधार पे 12वें सबसे बड़े निर्यातक देश में हम शामिल होते हैं। तो मात्रा के हिसाब से मतलब ज़्यादा दवाइयाँ हम प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा कंज्यूम भी हो जाती है भारत में जनसंख्या के आधार पे। तो 2024 के अनुसार मात्रा के हिसाब से थर्ड है, मूल के हिसाब से 13वीं रैंक पे है और निर्यात के हिसाब से 12वीं रैंक भारत की आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसने की? कौन करता है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति? बताना है। ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी राज्यपाल और डी सीजेआई। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारतीय चुनाव आयोग ये भारतीय चुनाव आयोग के प्रमुख होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। और भारतीय चुनाव आयोग को शक्ति मिलती है आर्टिकल 324 से। इसके तहत हमारा जो है चुनाव आयोग बनाया जाता है, यानी राष्ट्रीय चुनाव आयोग बनता है और राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर इनकी नियुक्ति होती है। वर्तमान चुनाव आयुक्त जो है मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो बदल गए हैं। पहले राजीव कुमार जी थे, अब उनकी जगह पे फरवरी से ज्ञानेश कुमार जी जो हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए हैं। इनकी उम्र की अगर बात करें तो अभी के आप याद रखेंगे ज्ञानेश कुमार, ये आपको याद रखना चाहिए, ज्ञानेश कुमार वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी हैं। इसके अतिरिक्त इनकी एज कब ये रिटायर होते हैं तो इनको 6 साल के लिए नियुक्त किया जाता है, या फिर उनकी एज 65 साल हो जाए तो 65 साल हो जाने के बाद में वो चुनाव आयुक्त नहीं रह पाते, मुख्य चुनाव आयुक्त की पोस्ट उन्हें छोड़नी होती है, या फिर उनके 6 वर्ष पूरे होना चाहिए। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा लेख गांधीवादी सिद्धांत नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा आर्टिकल गांधीवाद के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 40, बी अनुच्छेद 50, सी अनुच्छेद 47 और डी अनुच्छेद 46। सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है उसमें आया है अनुच्छेद 50। ये गांधीवाद से संबंधित नहीं है, मतलब इसमें गांधीवाद की अवधारणा शामिल नहीं है। अनुच्छेद 50 की पहले हम बात कर लेते हैं। ये राज्य की सरकारी सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने की बात करता है। तो इसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका ये दोनों जो है इनकी शक्तियों के बारे में बात करता है, इनको अलग करने की बात करता है, इसमें ये मेंशन किया गया है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 40 की अगर बात करें तो ये स्थानीय स्वशासन की बात करता है। स्थानीय स्वशासन आप याद रखेंगे, अनुच्छेद 40 जो है स्थानीय स्वशासन से है संबंधित। अनुच्छेद 47 की अगर बात करें तो ये राज्य को लोगों के पोषण स्तर को या फिर जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और लोक स्वास्थ्य में सुधार के लिए बात करता है। तो ये पोषण और स्वास्थ्य के विषय में बात कर देता है। ठीक है, तो पोषण और स्वास्थ्य इसका याद रखें आप। अनुच्छेद 46 की अगर बात करें तो ये अनुसूचित जाति जनजातियों यानी एससी और जो एसटी वर्ग के लोग होते हैं और जितने भी अन्य कमज़ोर होते हैं, प्लस इसमें अन्य कमज़ोर वर्ग, ऐसे लोगों के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के विषय में बात करता है। तो ये अनुच्छेद 40, 47 और 46 अगर इनको हम गौर से देखें तो ये गांधीवादी सिद्धांत से संबंधित है। अनुच्छेद 50 जो है ये गांधीवाद सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, बी राज्यपाल, सी प्रधानमंत्री और डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रपति ही उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। आर्टिकल 217 के पार्ट ए खंड 1 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास का उल्टा पिरामिड है? ऑप्शन ए है तालाब, बी घास का मैदान, सी वन और डी पार्क। उल्टा पिरामिड के विषय में बात कर रहे हैं, मतलब इस तरह से कुछ उल्टा पिरामिड किस में बनता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तालाब। तालाब में उल्टा पिरामिड बनता है, बायोमास का उल्टा पिरामिड यहाँ पे बनता है, क्योंकि जितनी भी जलीय परिस्थितिकी तंत्र होते हैं उसमें जो उत्पादक होते हैं जिसे आप फाइटोप्लैंक्टन के नाम से जानते हैं, ये बायोमास उपभोक्ताओं जैसे जूप्लैंक्टन छोटी मछलियाँ बड़ी मछलियों की तुलना में बहुत कम होते हैं। तो फाइटोप्लैंक्टन को
छोटी मछलियाँ खाती हैं, या फिर जो प्लैंक्टन खाते हैं, तो ये खाते तो हैं लेकिन इनकी संख्या कम होती है, तो संख्या कम होती है इसलिए निचले स्तर पे आ जाएंगे। उसके बाद में थोड़ी छोटी मछलियाँ, फिर बड़ी मछलियाँ, इस तरह से। तो ये जो पिरामिड है ये बिल्कुल उल्टा बनता है, क्योंकि इनकी तुलना में इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा कम होती है, जिससे बायोमास का पिरामिड उल्टा हो जाता है। तो ये सभी जलीय तंत्र में आता है, जैसे तालाब में हो गया, समुद्र में हो गया, या फिर झीलों में हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सी शर्करा आरएनए में उपस्थित होती है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज, बी राइबोज, सी फ्रक्टोज और डी डीऑक्सी राइबोज। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइबोज। राइबोज जो है शर्करा आरएनए में उपस्थित होती है। अगला हम देखेंगे, प्रतिरक्षा प्रणाली रिक्त से बनती है। ऑप्शन ए है हास्य और रेशेदार प्रणाली से, बी एंटीजन से, सी त्रिदोषण और कोशिका मध्यस्थ प्रणालियां से, और डी है लिम्फोसाइट से। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, त्रिदोषण और कोशिका मध्यस्थ प्रणाली। प्रतिरक्षा प्रणाली जिसे हम इम्यून सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, दो मुख्य प्रणाली जिसे त्रिदोषण कहते हैं। तो त्रिदोषण का मतलब है ह्यूमोरल, और रक्त और कोशिका मध्यस्थ यानी सेल मेडिएट, इन प्रणालियों से मिलकर के बनता है। और इसका काम क्या होता है? शरीर को संक्रमण और बीमारियों से बचाना इनका काम होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग है? ऑप्शन ए है मध्यकान, बी है वर्मी फॉर्म परिशिष्ट, सी है मध्य पसली, और डी है आँख का ढक्कन। अब ये अवशेषी अंग क्या होते हैं उसके बारे में बात करते हैं, उसके दौरान आप उत्तर ढूंढिए। अवशेषी अंग ऐसे अंग होते हैं जो किसी भी जीव के शरीर में मौजूद तो होते हैं, लेकिन उनका शरीर में कोई स्पष्ट कार्य नहीं होता, मतलब शरीर ने उसके लिए कोई कार्य छोड़ा ही नहीं है, उसके बगैर भी वो सारे काम हो जाते हैं। और पहले जो है किसी समय में शायद वो उपयोगी रहे होंगे, लेकिन वर्तमान समय में कम उपयोगी हो गए या बिल्कुल भी उपयोग नहीं होते, तो ऐसे अंगों को अवशेषी अंग बोलते हैं। ऑप्शन के अनुसार आप उत्तर दे सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्मी फॉर्म परिशिष्ट। ये अवशेषी अंग के अंतर्गत आता है। इसके अलावा भी कुछ और अंग होते हैं, जैसे कि आपने अपेंडिक्स का नाम कई बार सुना होगा। अपेंडिक्स भी एक अवशेषी अंग है। ये आंत के अंत में पाया जाने वाला अंग होता है और इसका वर्तमान में कोई भी उपयोग नहीं है। इसके अलावा आपने अक्ल दाढ़ सुना है, अक्ल दाढ़, ये हमारे पूरे दांत उग जाते हैं, उसके बाद में अलग से एक पीछे दाढ़ उगती है, उसे अक्ल दाढ़ बोलते हैं। इसका भी वर्तमान में हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है, कोई यूज़ नहीं है। इसके अलावा पूंछ कशेरुकाएँ होती है जो रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में पाई जाती हैं। किसी समय में हमारी जब पूंछ रही होगी तब शायद उसका उपयोग था, लेकिन अभी उसका उपयोग नहीं है। तो ये सब जो है अवशेषी अंग होते हैं, इनको आप ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल से उपचारित होने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेगा? ऑप्शन ए संगमरमर, बी बेकिंग सोडा, सी चूना पत्थर और डी चूना। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चूना। चूना जो है वो तनु अम्ल से उपचारित होने पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ेगा, बल्कि संगमरमर, बेकिंग सोडा और चूना पत्थर ये तीनों ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घ्राण सूचक का उदाहरण है? ऑप्शन ए है चीन गुलाब, बी प्याज, सी मिथाइल ऑरेंज और डी हल्दी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्याज। प्याज जो है घ्राण सूचक का एक उदाहरण है। घ्राण सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय घोल में बदल जाती है। तो प्याज और वेनिला अर्क ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो घ्राण सूचक के उदाहरण में शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रॉनों के लिए नाभिक के सापेक्ष आकर्षण को रिक्त के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए वैद्युतीय ऋणात्मकता, बी है इलेक्ट्रॉन संबंध, सी है आयनीकरण ऊर्जा और डी है फोटोनिक ऊर्जा। सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वैद्युतीय ऋणात्मकता। एक रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रॉनों के लिए नाभिक के सापेक्ष आकर्षण को वैद्युतीय ऋणात्मकता के रूप में जाना जाता है। यह परमाणु की गुणधर्म होता है जो एक बंधन के इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने के लिए अपनी प्रवृत्ति के साथ में बढ़ता रहता है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत का प्रथम हॉट स्पॉट क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन ए गोवा, बी मणिपुर, सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह और डी नागालैंड। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
भारत का पहला होप स्पॉट, यहाँ पे हॉट स्पॉट नहीं पूछा है, यहाँ पे होप स्पॉट पूछा है, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा। अब होप स्पॉट क्या होता है? महासागर के ऐसे पारिस्थितिकी क्षेत्र होते हैं और ऐसे पारिस्थितिकी महत्वपूर्ण क्षेत्र होते हैं जिन्हें संरक्षण के लिए नामित किया गया है। और अगर इसकी देखभाल की बात करें तो इसकी देखरेख मिशन ब्लू एक चलता है, आप ये मिशन का याद रखें, मिशन ब्लू एक संगठन है जो अपना मिशन चलाता है और उसके तहत इन्हें संरक्षित किया जाता है। तो ये याद रखेंगे, महासागर के ऐसे पारिस्थितिकी क्षेत्र जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं जैव विविधता की दृष्टि से, उन्हें मिशन ब्लू के तहत होप स्पॉट घोषित किया जाता है। तो भारत का पहला होप स्पॉट अंडमान निकोबार द्वीप समूह घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? ऑप्शन ए जोसेफ फॉरमैन, बी डॉब्सन, सी रिचर्ड एम्डसन और डी है चार्ल्स हेनरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जोसेफ फॉरमैन। अब ये जोसेफ फॉरमैन ने लगाया था, यहाँ पे जो विकल्प दिए हैं उसके अनुसार अगर हम काउंट करें तो बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन सबसे पहले 1985 में वैज्ञानिकों का एक समूह था जिसमें जोसेफ फॉरमैन भी शामिल थे, उसमें जोनाथन संकलिन और ब्रायन गार्डिनर भी थे। तो दो नाम और याद रखें, जोनाथन संकलिन, एक वैज्ञानिक ये थे जोनाथन संकलिन, और दूसरे का जो नाम था वो था ब्रायन गार्डनर, और तीसरे थे जोसेफ फॉरमैन। ये तीनों ही जो थे इनका ग्रुप था। इन्होंने अंटार्कटिका वाले एरिया में ओजोन के स्तर में गिरावट को देखा और फिर अपने एक शोध प्रस्तुत किया था। इनका शोध 1985 में प्रस्तुत हुआ था और एक पारिस्थितिकी से संबंधित पत्रिका है जिसका नाम है नेचर पत्रिका, उसमें ये शोध प्रकाशित हुआ था और उसमें बताया गया था कि ओजोन की परत में छिद्र होता जा रहा है और ये काफ़ी फैलता जा रहा है। तो ये तीनों के नाम आप याद रखें, क्योंकि इस बार जोसेफ फॉरमैन का नाम अकेला देकर पूछ लिया, हो सकता है अगली बार ये दोनों नाम भी आपको आ जाएं। तो जोनाथन सांकलिन और ब्रायन गार्डनर और साथ में जोसेफ फॉरमैन, इन तीनों ने मिलकर के पता लगाया था ओजोन परत में क्षरण के बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2022 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इसका उत्तर आप आसानी से दे सकते हैं, ए कानपुर, बी मैसूर, सी विशाखापत्तनम और डी है इंदौर। तो सही उत्तर इसका निश्चित तौर पर ऑप्शन नंबर डी है इंदौर। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2024 के अनुसार अगर हम बात करें तो 2024 में भी इंदौर फर्स्ट ही रहा था और ये लगातार सात बार प्रथम स्थान प्राप्त कर चुका है। तो ये आप याद रखेंगे। अब स्वच्छ सर्वेक्षण कौन जारी करता है ये भी आप याद रखें, आवास और शहरी मामलों के जो मंत्रालय हैं उनके द्वारा इनका निरीक्षण होता है और उसके बाद में स्वच्छ सर्वेक्षण जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक कौन से? ऑप्शन ए है मिट्टी, बी प्रोटीन, सी कार्बन और डी दिए गए सभी विकल्प। तो अजैविक घटक में ये तीनों आ जाएंगे क्योंकि ये जीवित नहीं होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटक वो होते हैं जो चलते फिरते हैं, अपना भोजन उत्पादन करते हैं, ऊर्जा कहीं से लेते हैं, जैसे कि सभी जीवित मनुष्य, जीव जंतु इत्यादि। और मिट्टी, प्रोटीन, कार्बन ये सारे के सारे अजैविक घटक के रूप में होते हैं। इसमें पानी आती है, हवा आता है और पत्थर आते हैं, चट्टान आती है इत्यादि। तो ये आप याद रखेंगे अजैविक घटक कौन से हैं और जैविक कौन से हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कोशिका अंगक केंद्रक लिफाफे और केंद्रक झिल्ली के बीच की कड़ी है? तो आपको बताना है कौन सा कोशिका अंगक है जो केंद्रक लिफाफे और केंद्रक झिल्ली के बीच में कड़ी का काम करता है। इसमें आपको ऑप्शन दिए हैं, ए तारककाय, बी राइबोसोम, सी अंतः प्रद्वयी जलिका और डी है ग्लॉजिकाय। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंतः प्रद्वयी जलिका। यह एक दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है जो केंद्रक को घेरे रहती है और कोशिका द्रव्य में फैली होती है। तो इस प्रकार से ये केंद्रक लिफाफे और केंद्रक झिल्ली के बीच की कड़ी का काम भी करती है। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों में कौन सा कोशिकांग बहुतायत से भरे हुए हैं? ऑप्शन ए ग्लाजिकाय, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी लाइसोसोम और डी अंतः प्रद्वयी जलिका।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम। हाइड्रोलाइटिक एंजाइमों में लाइसोसोम जो है कोशिकांग में बहुतायत रूप में भरे होते हैं और इनका काम क्या होता है, ये जटिल अणुओं को प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड जैसे सरल घटकों में तोड़ने का काम करते हैं। तो आप ये याद रखेंगे। तो इस तरह से हमने ये देखा कि लगभग ये 35 क्वेश्चन जो थे, पिछले बार हमने सारे क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करके देखे, तो लगभग 35 क्वेश्चन साइंस और जनरल साइंस से रिलेटेड आपके आते हैं, जिसमें जनरल साइंस में कुछ करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं, इतिहास भूगोल से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं। तो इन सभी की प्रैक्टिस आपको बार बार करना है। हम PYQ के दौरान जो पिछले एग्जाम्स में आए थे समस्त क्वेश्चन आपको रेगुलर बेस पे देते जाएंगे, उनका आप अभ्यास करें। साथ में हम विज्ञान, हमारी तर्क शक्ति, भूगोल, इतिहास इत्यादि से संबंधित भी क्लासेस आपको समय समय पे देते रहेंगे। आप हमारे चैनल में नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।